जी अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। कैफ 4 आज के लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 75। आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ये हमारा जो चैप्टर है सेलेक्ट किया है, वैसे तो हमने चैप्टर 6 कंप्लीट किया है, तरतीब के लिहाज से देखें तो चैप्टर 7 की बारी आती है, लेकिन आज चूँकि हमारी वो एक्स्ट्रा क्लास है तो मैंने डिसाइड किया कि वो टॉपिक चैप्टर सेलेक्ट करें जो कि अलग से, हाँ जी, आसान हो और छोटा भी हो, इतना ज़्यादा लेंथी ना हो। चैप्टर 7 लेंथी है थोड़ा, जो कि 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। तो चैप्टर 10 हम पढ़ेंगे। याद रखें चैप्टर 10 के कंसेप्ट पढ़ने के लिए चैप्टर 8 या 7 या 9 पढ़ा होना ज़रूरी नहीं है। 9 बिल्कुल अलग, इसी तरह 9 पढ़ने के लिए 8 या 7 पढ़ा होना ज़रूरी नहीं है। 8 के लिए 7 पढ़ा होना, ये सारे टॉपिक अलग अलग है। हर चैप्टर 7 मीटिंग, जैसे अगर चैप्टर 5 की बात करें, क्या चैप्टर 6 को पढ़ने से पहले 5 पढ़ा होना जरूरी था? नहीं था। चैप्टर 6 के अंदर आपने देखा कोई भी ऐसा कंसेप्ट है जो चैप्टर 5 वाला यूज हो, वो शेयर कैपिटल से रिलेट करता था, वो लोन से रिलेट, तो ये इंडिपेंडेंट टॉपिक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो आप कोई भी चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, रिवीजन के लिए भी या पढ़ने के लिए भी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कुछ सब्जेक्ट में या कुछ टॉपिक्स में फ़र्क पड़ता है इससे, जैसे काउंटिंग के टीचर आपको बताते होंगे कि इसके लिए ये रेलेवेंट जरूरी है, लेकिन इन जो हमारे चैप्टर 7, 8, 9, 10 है इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। 10 में हम क्या पढ़ेंगे? 10 में हम जो इसमें बड़ी चीज़ पढ़नी है हमने, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, कब कब प्रिपेयर की जाती हैं, ठीक है, कौन साइन करता है। याद रखें अकाउंटिंग में भी ये कंसेप्ट आपने स्टडी किया है, लेकिन अकाउंटिंग का फोकस कुछ और है। लॉ में ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फोकस है ये कुछ और है। अकाउंटिंग में फोकस ये होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड कौन कौन सी इंफॉर्मेशन करनी है, सेल करनी है, परचेज करनी है, उसकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी, ये चीजें आप देखते हैं। यानी उनकी प्रिपरेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन का एग्जैक्ट प्रोसेस हम ये स्टडी करेंगे कि लॉ उसकी अप्रूवल के बारे में क्या कहता है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब कब प्रिपेयर होनी चाहिए, लीगली किसकी जिम्मेदारी है प्रिपेयर करना, अगर इसमें कोई गड़बड़ है कौन जिम्मेदार है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस किस को भिजवानी है, कब कब भिजवानी है, यानी लीगल मैटर डिस्कस करेंगे। डिस्कशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की होगी लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर 10 है हमारा, इसमें 5 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। अभी हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि लेक्चर बैलेंस रहे। 3, 4 और 5 ये छोटे छोटे हैं, ये कंपैरेटिवली थोड़ा, खासतौर पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 इस पूरे चैप्टर में अगर आप देखें, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 सबसे लेंथी है, तो 1 और 2 एक लेक्चर में होगा और फिर 3, 4 और 5 वो इसके बाद होगा। स्टार्ट करते हैं पहले अकाउंट्स। और ये पहले अकाउंट्स का जो नया नाम लफज अकाउंट्स बोलता है, IFRS वर्ड यूज करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों का मतलब एग्जैक्ट एक ही है, ठीक है जी। अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कुछ एनुअल रिटर्न का मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा भी एनुअल बेसिस पे कंपनी ने कुछ रिपोर्ट्स वगैरह बनानी है। वो कौन सी रिपोर्ट्स हैं, कब बनानी है, किसको सेंड करनी है, उनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपने शायद ये पढ़ा होगा कहीं पे, या आपको अंदाजा होगा कि हर साल जब कंप्लीट होता है तो कंपनी के डायरेक्टर्स ने कंपनी की पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर करनी है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी प्रिपेयर करनी है, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट भी, और ये शेयर होल्डर्स को सेंड करनी है। तो हमारा ये चैप्टर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं, बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ जो कुछ अदर रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे डायरेक्टर्स रिपोर्ट, उसको भी डिस्कस करता है कि वो कब प्रिपेयर करनी है, उसमें क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन इस चैप्टर में जो ज्यादातर हिस्सा है वो कौन सा है, फाइनेंशियल। ये एसी क्यों बंद है, या ये एसी क्यों बंद है, ये तो ऑन करे ना, वो भी करे, शाबाश। तो ये हमारे दो अकाउंट्स का मतलब समझ आ गया आपको,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और एनुअल रिटर्न का मतलब कि कुछ और चीजें, रिपोर्ट्स वगैरह जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा भी कंपनी ने एनुअल बेसिस पे प्रिपेयर करनी है। स्टार्ट करते हैं। पहले है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पे है, ये है बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती है? लेजर। आपको याद है, मैं थोड़ा सा आपको अकाउंटिंग रिकॉल करवा दूं, आप देखिएगा अगर आपने ये कंसेप्ट पढ़े हुए तो बताइएगा। काउंटिंग में आप पढ़ते हैं काउंटिंग साइकिल। काउंटिंग साइकिल होता है सबसे पहले जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस है, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से फिर इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट्स वगैरह, ये पूरा सेट। ठीक है जी। और यहाँ पे जर्नल में तो एंट्री पास होती है ना, जर्नल से पहले भी कुछ वाउचर्स वगैरह होते हैं, कुछ रिकॉर्ड होता है, जैसे बिजली का बिल। अब एंट्री पास होगी, बिजली का बिल पहले आएगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, डेबिट, कैश क्रेडिट एंट्री पास होगी ना। तो जो बिल्स वगैरह होते हैं, जो वाउचर्स होते हैं, वो भी इसका हिस्सा होते हैं। वो सबूत होते हैं इस बात का कि जर्नल में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो जेन्युइन है। तो इसके साथ ही हम लिख देते हैं वाउचर या कोई और इस तरह का रिकॉर्ड वगैरह। ये कंप्लीट आपका अकाउंटिंग साइकिल है। लॉ में इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ये जो आपके इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह होते हैं ना, इसको बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाएगा, या क्या कहा जाएगा? अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाएगा, या क्या कहा जाएगा? अकाउंट्स। दोनों नाम, ये पुराना नाम है, ये नया नाम है। ठीक है। कुछ हो सकता है पास्ट पेपर में आप पुराने वाले क्वेश्चन में अकाउंट्स का वर्ड, तो आपको पता चल जाए अकाउंट्स के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसको बोला जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कौन से? यानी ये बुक्स है, वो अकाउंट्स है, ये अकाउंट्स की बुक्स हैं, यानी वो बुक्स, वो रिकॉर्ड जिससे अकाउंट्स यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, इसको क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट। आपका क्या ख्याल है, क्या कंपनी में सिर्फ अकाउंट्स की ही बुक्स होती हैं? काउंटिंग से रिलेटेड क्या कुछ लीगल मैटर से रिलेटेड भी बुक्स हो सकती हैं? कुछ मैनेजमेंट के मैटर से रिलेटेड, जैसे मिनट्स ऑफ द मीटिंग हो गए, उनसे रिलेटेड भी बुक्स हो सकती हैं? भाई हो सकती है ना, कि सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं? भाई अभी हमने पढ़ा है वो रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस होता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होते हैं। तो एक कंसेप्ट है बुक्स एंड पेपर्स, वो कंप्लीट है, वो कोई खास नहीं। उससे मुराद है कंपनी के अंदर जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है वो सारा उसके अंदर शामिल है। और एक टर्म होती है बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका क्या मतलब होता है? अकाउंटिंग से रिलेटेड रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। तो तीन टर्म्स में आपने फर्क जहन में रखना है। क्या? एक है बुक्स एंड पेपर्स, बुक्स एंड, इससे मुराद पूरी कंपनी के हर डिपार्टमेंट के हर तरह का रिकॉर्ड है, बुक्स एंड पेपर। एक है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इससे क्या मुराद है? सिर्फ अकाउंटिंग से रिलेटेड रिकॉर्ड, जैसे कैश बुक, जैसे एसेट्स खरीदा, एसेट बेचा, सेल्स, परचेज, एक्सपेंसेस, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का रिकॉर्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स का रिकॉर्ड, ये वाला रिकॉर्ड, ये क्या कहलाता है? बुक्स ऑफ। क्यों इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारी की सारी अकाउंटिंग से रिलेटेड है। और एक टर्म लॉ में बोली जाती है बुक्स एंड पेपर, इससे क्या मुराद है? हर तरह की बुक्स है, चाहे वो अकाउंटिंग की है, चाहे लॉ की है, चाहे मैनेजमेंट की है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की है, रिसर्च की है, जो भी है। फर्क समझ आया? तीन टर्म में, स्टेप नंबर 1 इस चैप्टर को स्टार्ट किया हमने, तीन टर्म में फर्क समझा। बुक्स एंड पेपर्स क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। क्लियर? बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क ज्यादा है, मैं ये समझ आ गया आपको। ये हमारा क्या है? कैश। अच्छा मुझे बताइए, कैश रिसीव्ड, कैश पेड, सेल्स, परचेजेस, एक्सपेंसेस, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये इन सब का रिकॉर्ड रखना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहला कंसेप्ट आपने क्या सीखा? तीन टर्म्स का फर्क। क्लियर? मुश्किल तो नहीं था? चलिए आप अगर देखें
तो वो यही उसने बताया हुआ डेफिनेशंस में 3 टर्म्स। बुक्स एंड पेपर क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने आगे चल के बताया है। कहाँ भला, किसी और जगह पे बताया होगा, ये नीचे आगे, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में ये वही है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, चेंजिंग लिक्विडिटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स अकाउंट्स, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन भी होती है ना। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन कौन सी होती है भाई? आपको ये पता है कि जब 2026 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई तो 25 का, ये सीखा हुआ है आपने? बेहतरीन बेहतरीन, सब आता है शाम। आई कॉम में 2 साल काउंटिंग पढ़ी थी, बी कॉम में मैंने 2 साल में काउंटिंग पढ़ी, कहीं पे ये छोटा सा कंसेप्ट नहीं लिखा हुआ था क्या कि जिस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाए कंपैरेटिव। लेकिन मेरा सीए में पहले सेमेस्टर में आपको बता, सेमेस्टर नहीं जो भी होता है आप मॉड्यूल क्या होता है पीआरसी का लेवल, हाँ उसी में शायद बता दिया है। उसी में क्या FR1 में बताते हैं, FR1 में बताते हैं कंपैरेटिव। चलिए हाँ, एक और डेफिनेशन है फाइनेंशियल ईयर। आप कहे सर कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है, नहीं टैक्स ईयर नहीं, टैक्स ईयर कहीं नहीं इस्तेमाल होगा। क्लास में कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर में क्या फर्क है? कैलेंडर ईयर हमेशा स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और हमेशा खत्म होगा, और ये हमेशा 12 महीनों का होगा कैलेंडर ईयर। लेकिन फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? ये वो टाइम पीरियड है जो हर कंपनी खुद सेलेक्ट करती है जिसके लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेगी। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए हर कंपनी अपना अलग अलग ईयर डिसाइड करती है, वो कंपनी की मर्जी होती है। ज्यादातर कंपनीज का जो फाइनेंशियल ईयर है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान का फाइनेंशियल ईयर, वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से और खत्म होता है 30 जून तक। यह है फाइनेंशियल ईयर, वो पीरियड जिसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाएंगी, रिकॉर्ड रख। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कैलेंडर ईयर हमेशा 12 महीनों का होता है, फाइनेंशियल ईयर और हमेशा 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। फाइनेंशियल ईयर लाजमी नहीं 1 जनवरी से स्टार्ट हो, वो 1 जनवरी से भी हो सकता है, 1 अप्रैल से भी हो सकता है, 1 जुलाई से भी हो सकता है, 1 अक्टूबर से भी हो सकता है, और दरमियान के किसी महीने से भी हो सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये बात आपके लिए हैरानकुन नहीं होगी कि कैलेंडर ईयर हमेशा 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर कभी भी स्टार्ट हो सकता है। हैरानकुन बात पता है क्या है? कैलेंडर पीरियड हमेशा 12 महीनों का होता है, फाइनेंशियल ईयर 12 महीनों से कम का भी हो सकता है, 12 महीनों से अलग। जैसे 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान का जो पहला फाइनेंशियल ईयर था वो 12 महीनों का नहीं था, वो 12 महीनों से कम का था। 14 अगस्त 1947 से लेके 30 जून 1948 तक, 1948 तक 1 साल से कम का था। तो इससे ये हमें सीखने को मिला कि फाइनेंशियल ईयर अमूमी तौर पे 12 महीनों का होता है, लेकिन कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो। कम कब होगा भला? जब कंपनी फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट होगी, तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर का जो बुक्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी, जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा वो 12 महीनों से कम का होगा। अगली हैरान कुछ बात सुने, क्या फाइनेंशियल ईयर 12 महीनों से ज्यादा का भी हो सकता है? इसका जवाब है यस, क्योंकि कभी कभी ट्रांजिशन भी तो करना पड़ता है। हमारा दिल किया भाई 30 जून नहीं, 30 जून बहुत गर्मी होती है सर, इतनी गर्मी में पूरे साल का रिकॉर्ड मेंटेन करना नहीं, पसीना आ जाए, दिसंबर में होना चाहिए। तो जब कोई कंपनी अपना ईयर एंड 30 जून से 31 दिसंबर में शिफ्ट करना चाहते हैं, उसके पास 2 ऑप्शन होती हैं। पहली ऑप्शन ये कि एक फाइनेंशियल ईयर 6 महीनों का बनाए और बाद में 12 महीनों का चलता रहे। दूसरी ऑप्शन, एक फाइनेंशियल ईयर 18 महीनों का बनाए और फिर उसके बाद 12 महीनों के बाद। तो फाइनेंशियल ईयर कम का भी हो सकता है, 12 महीनों से ज्यादा के। कम में टेंशन नहीं है,
अगर फाइनेंशियल ईयर 12 महीनों से ज्यादा का करना है तो रजिस्ट्रार से स्पेशल परमिशन लेनी होती है। कंपनी अपनी मर्जी से नहीं करते। रे बड़ा टैक्स में पढ़ा था, बस कर दे यार, पढ़ा था तो बताइए, फाइनेंशियल ईयर एक कंपनी 12 से 15 महीने का करना चाहती है, 1 साल का, क्या कर सकती है? देखा, फेल कह रहे हैं, कर सकती है, फेल कर बातें, और उसे कर बातें कि ये तो टैक्स में पढ़ा हुआ, पढ़ने की क्या जरूरत है, टैक्स में पढ़ा हुआ है। इनकम्प्लीट आंसर, इनकरेक्ट आंसर। क्या आंसर है इसका? रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी है। टैक्स में ये पढ़ा हुआ था, टैक्स में था रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी पड़ेगी। कमिश्नर था, इधर रजिस्ट्रार है, फर्क है। जैसे ही नाम है फौरन बातें, ये तो पढ़ा हुआ वही था ना, वो टैक्स रिवाइज करना शुरू हो गया क्लास में। मर्जी है आपकी भाई। तो ये चलिए, फाइनेंशियल ईयर समझ आ गई। ये बात समझ आई कि नहीं आई? इट मे और मे नॉट बी एग्जैक्टली 12 मंथ। ओके। कंपनीज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, किन किन कंपनीज के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना रिक्वायर्ड है? हर कंपनी, सुभान अल्लाह, बेहतरीन। एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड सारा कुछ। और इस सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कहां रखेगी? अच्छा, अगर कंपनी चल रही है तो कंपनी की मैनेजमेंट जैसे सीएफओ ये तो रखेंगे। अगर कंपनी वाइंडिंग अप स्टार्ट हो गई और लिक्विडेटर आ गया, क्या लिक्विडेटर ने भी हिसाब किताब रखना है कि नहीं? लिक्विडेटर भी सारे खर्चे पानी का हिसाब किताब रखेगा? पक्का? हाँ जी, लिक्विडेटर ने भी हिसाब रखना है। ठीक है। और ये सारी बुक्स जाहिर है सही सही रखनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या होता है? एक्यूरेटली मेंटेन करनी है, फ्रॉड नहीं करने, इसमें गलतियां नहीं करनी। चलिए, ये तो हमें समझ आ गया कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हर कंपनी ने मेंटेन करना है, लिक्विडेटर ने भी मेंटेन करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करना है। अगला सवाल, क्या ये रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी और जगह पे मेंटेन किया जा सकता है? ये इस कंसेप्ट में क्या सीखा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हर कंपनी ने मेंटेन करनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस में करनी है, लिक्विडेटर भी करेगा। क्या रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है? जर्नल, लेजर, ट्रायल, कहीं और मेंटेन की जा सकती है? अच्छा, इससे आपको ये समझ आना चाहिए कि जब कभी आप अकाउंटिंग की जॉब करेंगे ना, अकाउंटेंट की, चाहे सीएफओ क्यों ना बने, तो आपका ऑफिस किस जगह पे होगा? ब्रांच में होगा क्या? रजिस्टर्ड। अकाउंटिंग में या मैनेजमेंट में रजिस्टर्ड ऑफिस को बोलते हैं हेड ऑफिस, लेकिन आपने हेड ऑफिस का वर्ड, आपने लीगल टर्म यूज करनी है। कौन सी? ये हेड ऑफिस ही होता है प्रैक्टिकली। क्या रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी और जगह बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 3 कंडीशन है। नंबर 1, रजिस्ट्रार की परमिशन लेनी। एससीसीपी रहने दे, काट दे ये। रजिस्ट्रार की परमिशन लेनी है, सॉरी बताना है, इन रिटर्न। और रजिस्ट्रार को पहली बात क्या बतानी है कि सर हम शिफ्ट कर रहे हैं, कहां शिफ्ट कर रहे हैं, नया एड्रेस बताना है वो भी। और ये चेंज करने के जब फैसला हो गया ना ऑफिस चेंज करना है, तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर बताना है। फिर से सुने, कंपनी अच्छे भले अपना सारा रिकॉर्ड कराची ऑफिस में मेंटेन कर रही है, रजिस्टर्ड ऑफिस में। क्या इस्लामाबाद में ब्रांच है कंपनी की? ब्रांच में पूरी कंपनी का रिकॉर्ड किसी और ऑफिस में, रजिस्टर्ड ऑफिस के बजाय किसी और ऑफिस में मेंटेन किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। शराइत क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फैसला करेंगे, फैसला करने के 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताना है, और रजिस्ट्रार को न्यू लोकेशन का फुल एड्रेस बताना। डन? किसको बताना है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी और ऑफिस में रख सकते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा? कौन फैसला करेगा? किसको बताएंगे? कब बताएंगे? क्या बताएंगे? डन? यहां पे एक कंसेप्ट तसल्ली से सुन और समझ लीजिएगा। कुछ कंपनीज होती हैं जिनकी ब्रांचेस हैं, जैसे बैंक्स, या जैसे क्या बाटा सर्विस शूज वगैरह जो होती है, बहुत सी ब्रांचेस हैं।
कुछ कंपनीज होते हैं जिनकी ब्रांचेस नहीं है, ठीक है। जिन कंपनी की ब्रांचेस है उनके लिए एक एडिशनल कंसेप्ट सुनिएगा। ये एक कंपनी है, फर्ज करें इसकी 3 ब्रांचेस है। सारा रिकॉर्ड, पूरे कंपनी का रिकॉर्ड किस जगह पे? ये है ब्रांच नंबर B1, ब्रांच नंबर 1, B2, ब्रांच नंबर 2, B3, ब्रांच नंबर 3। ये है हेड ऑफिस, सॉरी RO, रजिस्टर्ड ऑफिस। पूरी कंपनी का रिकॉर्ड एक जगह मेंटेन होगा, वो जगह कौन सी है? क्या पूरी कंपनी का रिकॉर्ड रजिस्टर्ड ऑफिस की बजाय किसी और जगह मेंटेन हो सकता है? 3 कंडीशन। लेकिन याद रखें ये पूरी कंपनी के रिकॉर्ड की बात हो रही है। अब इमेजिन कीजिए एक कंपनी है जिसकी ब्रांचेस है। मुझे ये बताइए, क्या ब्रांच का डाटा ब्रांच में ही मेंटेन होना चाहिए कि रजिस्टर्ड ऑफिस? मेंटेन कहां हो? ब्रांच में, हेड ऑफिस में तो नहीं होना चाहिए। जब हम किसी बैंक की ब्रांच में जाते हैं तो उसे कहते हैं भैया हमारा अकाउंट है, ये पैसे निकलवाओ, वो ये कहता है मैं अपने हेड ऑफिस को ईमेल करता हूं और ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, कि वो खुद ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। तो सुन लें, अगर किसी कंपनी की ब्रांचेस हैं, ये कंसेप्ट पिछले कंसेप्ट से डिफरेंट है। पिछला कंसेप्ट था, समझ लीजिए उन कंपनीज के लिए जिनके कोई ब्रांच नहीं है, उनका क्या रूल है कि आपने सारा रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन करना है? रजिस्टर्ड ऑफिस में। रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी और जगह पे मेंटेन कर सकते हैं? शराइत क्या है? हाँ जी, ये खास तौर पे जो भी बता रहा हूं ना, उन कंपनीज के लिए जिनकी ब्रांचेस हैं, कि अगर किसी कंपनी की ब्रांच है तो ब्रांच लॉ ने इजाजत दी है, लॉ ने कहा है कि एफिशिएंसी के लिए ब्रांच का डाटा ब्रांच में मेंटेन हो जाएगा। हर डाटा है रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन करने के, ब्रांच से रिलेटेड डाटा किधर मेंटेन होगा? लेकिन शर्त क्या है कि ब्रांच अपने सारे ट्रांजैक्शन की समरी बना के पीरियोडिकली रजिस्टर्ड ऑफिस को भेजती रहे। डन? इस सूरत हाल में सारा डाटा रजिस्टर्ड ऑफिस में ही मेंटेन हो रहा है, लेकिन फर्क क्या है? ब्रांच से रिलेटेड डाटा ब्रांच में भी मेंटेन हो रहा है और उसकी समराइज्ड रिटर्न रजिस्टर्ड ऑफिस में भिजवाई जा रही है। बताइए बात समझ आई कि नहीं आई? तो अच्छा, और अगर फर्ज करें ये है कराची में, ये है सक्खर, इस्लामाबाद, लाहौर, क्या ये कराची से पेशावर में बुक्स, पेशावर में एक ऑफिस है, ऑफिस ब्रांच ब्रांच कोई नहीं है, ऑफिस लिया, क्या ये सारा रिकॉर्ड जो रजिस्टर ऑफिस में मेंटेन होता था पेशावर ऑफिस में मेंटेन हो सकता है? क्या शराइत है? डायरेक्टर फैसला करेंगे, फैसला करने के 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को बताएंगे। ओके, ये कंसेप्ट अलग है कि जो डाटा रजिस्टर ऑफिस में मेंटेन होता है वो रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी और जगह मेंटेन हो सकता है कि नहीं, ये कंसेप्ट अलग है। दूसरा कंसेप्ट क्या है? अगर एक कंपनी की ब्रांचेस हैं तो ब्रांचेस का डाटा कहां मेंटेन होगा, ये अलग कंसेप्ट है। तो ब्रांचेस का डाटा कहां मेंटेन होगा? ब्रांचेस में ही, लेकिन समराइज्ड रिटर्न रजिस्टर्ड ऑफिस में, या अगर किसी और जगह मेंटेन कर रहे हैं, अगर डायरेक्टर ने फैसला किया तो फिर उस जगह पे समराइज्ड रिटर्न भिजवानी है। डन? ब्रांचेस का डाटा ब्रांचेस में मेंटेन होगा, समराइज्ड रिटर्न रजिस्टर्ड ऑफिस भिजवानी है। भाई ये बात समझ आ गई? ये 2 कंसेप्ट है, एक है प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स और दूसरा है रिकॉर्ड कीपिंग फॉर ब्रांच ऑफिसेज। ये दोनों पढ़ के मुझे बताएं कि इन दोनों में फर्क समझ आ रहा है आपको? केस स्टडी में फर्क समझ लेंगे, तसल्ली से पढ़ने में कोई जल्दी नहीं है। 7 भाई बज जाए, कोई जल्दी नहीं है। अच्छा चले पढ़े तो सही, पढ़े बात को इधर से उधर ऐसे ले जाते हैं। पढ़ ले पहले सारा।
आउटसाइड पाकिस्तान का मतलब आउटसाइड पाकिस्तान ही है, यानी आपको पता है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक ब्रांच बांग्लादेश में भी है, पता चल गया। तो उस ब्रांच का डाटा किधर मेंटेन हो रहा होगा, उधर ही हो रहा, समराइज रिटर्न पाकिस्तान भेजी जाए, इसलिए बोला उसने आउटसाइड, कि हो सकता है किसी कंपनी का कोई ऑफिस पाकिस्तान से बाहर भी हो। भाई कंसर्ट पढ़ लिया, कंसर्ट पढ़ के एक दूसरे से बातें करना। अच्छा रेगुलर क्लास में आप ये काम नहीं करते थे रेगुलर? हाँ ये आज यहाँ पे रिलैक्स है। भाई का सवाल है, भाई ने सवाल उठाया, इसका जवाब देखते हैं कौन देता है। भाई का सवाल ये है, सर क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रांच का डाटा जो ब्रांच अगर है तो ब्रांच का डाटा ब्रांच में मेंटेन होगा, समराइज रिटर्न रजिस्टर ऑफिस में भेज दिया, पता चल गया। रजिस्टर्ड ऑफिस है, डाटा मेंटेन हो रहा है, उसकी जगह किसी और मेंटेन करना है जगह ऑफिस में, तो वो भी कर सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 7 दिन वाला, वो भी पता चल गया। क्या ब्रांच अपनी समराइज्ड रिटर्न रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी और जगह भेज सकती है? कब? अगर डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पास करके रजिस्टर ऑफिस की जगह कोई और ऑफिस सिलेक्शन किया हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर दे, ठीक है। ये सब रजिस्ट्रार को बताना इसलिए जरूरत है, रजिस्ट्रार ने मारना था छापा। रजिस्ट्रार को जब कभी लगता है ना कि कंपनी 2 नंबर कर रही है कोई भी, तो उसका सारा सबूत पता है किधर होता है? कंपनी जो स्मगलिंग कर रही है, किसी को रिश्वत दी है, जो कमा रही है, जो सारा रिकॉर्ड किधर, सारा किधर होता है भला? अरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सब लिखा होता है, ठीक है। तो जब कभी रजिस्ट्रार ने इन्वेस्टिगेशन करनी होती है ना, वो किस चीज को देखता भला? बुक्स, सारे राज उसके अंदर दफन होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें ना तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती है, असल में प्रैक्टिकली पता चले। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारी पिक्चर होती है। तो इसलिए रजिस्ट्रार कहता है कि आपने अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर में मेंटेन किया है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी और जगह मेंटेन तो मुझे बताओ। क्यों पूछ रहा है भला? बाद में छापा मारना, इन्वेस्टिगेट। रजिस्ट्रार की पावर में था ये कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, याद है ना? इसलिए उसे पता हो किधर मेंटेन कर रहे हैं। छापा वाला क्या होता है? छापों में क्या होता है हमें हरगिज बता जानने का कोई शौक नहीं है, ना ही हमें बताए, ठीक है जी। कास्ट काउंटिंग रिकॉर्ड, कास्ट काउंटिंग रिकॉर्ड, भाई कास्ट काउंटिंग का क्या रिकॉर्ड होता है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, यही तो होता है, और क्या होता है? अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्या उसे अपने कास्ट ऑफ सेल्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए? कास्ट ऑफ सेल्स के रिकॉर्ड में क्या क्या लिखा होता है? मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, यही कह रहा है। देखें बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने अरसे तक संभाल के रखनी है? अब ये 10 साल कैसे गिनना है ये सुन लें। क्या अगर 2010 साल गिनने हैं, जैसे 2025, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 2016 का रिकॉर्ड भी मेंटेन होगा। इसका मतलब है 2016 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना फाइनेंस, तब से काउंट करना है। नहीं समझ आई बात की? इसमें 2 ट्विस्ट है। आपके लिए बड़ा आसान होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब तक मेंटेन करनी है? 10 साल तक। असल कंसेप्ट सुने। हाँ, तो अगर फर्ज करें एक कंपनी है, उसका ईयर एंड स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2000, 1 जुलाई स्टार्ट कब हो रहा है? फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब हो रहा है? 1 जुलाई। आज क्या तारीख है? 12, 13, 12, जितनी भी है, 12 जुलाई, 12 जुलाई 2026। मुझे बताइए 10 साल का रिकॉर्ड मेंटेन करना है,
क्या इसमें ये जो वर्क इन प्रोसेस साल चल रहा है अभी वाला, ये गिना जाएगा कि नहीं? नहीं गिना जाएगा, क्योंकि उसने बोला है करंट ईयर से पिछले 10 साल। देखिए क्या कह रहा है, 10 साल करंट ईयर से पिछले, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पिछले साल, तो ये नहीं गिनना। तो बताइए कब से रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है, कब तक का रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है? और 10 साल गिन के बताओ ना, ये 26 तो गया। अब देखें 30 जून 2026 फाइनेंशियल ईयर का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। 30 जून 2026 तक का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। 30 जून 25 तक का, 24, 30 जून 23, 30 जून 22, 30 जून 21, 30 जून 20, 19, 30 जून 18, 30 जून 17। अब सुने, 30 जून 17 वाले फाइनेंशियल ईयर का रिकॉर्ड पूरा करना है, तो 30 जून 17 वाला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है? 1 जुलाई 2016। तो इस कंपनी के लिए जरूरी है, पाकिस्तान में कंपनीज के लिए 1 जुलाई 2016 और उससे आगे वाला सारा रिकॉर्ड संभाल के रखे और उससे पिछले वाला सारा रिकॉर्ड तबाह कर दे, कोई परेशानी नहीं। बात समझ आई है? तो गिनते हुए ध्यान रखना है, साल गिनते हुए बाज का बच्चे कहते हैं सर 30 जून 2017 तक ठीक है, उससे पिछला रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नहीं, 30 जून 17 जो है ना, ये ईयर एंड है, इस साल का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, मतलब ये साल का आखिरी दिन है, पूरे साल का रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो दो चीजों का ध्यान रखना है, एक वर्किंग प्रोसेस जो है करंट फाइनेंशियल ईयर नहीं गिनना, पूरा साल गिनना है। और फिर जब पहला साल होगा ना, इसका पहला दिन भी शामिल है। जब हम 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 पिछले जाते हैं ना, जो पहला साल होता है उसका पहला दिन का रिकॉर्ड भी रखना है। हाँ, उससे पहले वाला नहीं रखना। कैलकुलेशन समझ आई? इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कौन कौन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है? डायरेक्टर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं उनको सपोर्ट करेंगे एम्प्लॉयज। ठीक है, एक डायरेक्टर कहे अपने फेवरेट सीएफओ को, ए सीएफओ दूसरा डायरेक्टर तुम्हें रिकॉर्ड चेक करने को बोलेगा ना, हरगिज़ इसको बहाना बना देना, गोली करवा दे। कैसे कर सकते हैं? नहीं, हर डायरेक्टर का राइट है पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, चाहे वो किसी भी किस्म का, सारे डायरेक्टर इक्वल होते हैं ना, कर सकता है। सारे जो ऑफिसर्स एम्प्लॉय सपोर्ट करेंगे, मेंबर्स इंस्पेक्ट नहीं कर सकते बाय डिफॉल्ट। अगर डायरेक्टर इजाजत दे या जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कर ले, फिर मेंबर इंस्पेक्ट कर सकते हैं, वरना मेंबर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट, क्योंकि इनको समझ नहीं होती कौन सी अकाउंटिंग पढ़ी होती है उन्होंने, उनको समझ नहीं आती, फिर और परेशान करते हैं। डन जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आई? कुछ बेसिक कंसेप्ट? तो जरा मुझे बताइए इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में सबसे अच्छा कंसेप्ट आपको कौन सा लगा कि अगर आप पेपर बनाए तो उस कंसेप्ट को टेस्ट करेंगे? रिटेंशन वाला कि इंस्पेक्शन वाला? मुझे तो प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला ये बता, बाकी फारग है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन कौन सी बुक्स शामिल है ये पता है आपको? ऑल मनी रिसीव्ड, सारी नहीं, सारी बुक्स ऑफ अकाउंट शामिल। क्या ये ला पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं? एक एक करके बताना है। मनी रिसीव्ड एंड स्पेंट विद प्रॉपर डिटेल, यानी कैश रिसीव्ड और कैश पेड की डिटेल बतानी है, सेल एंड परचेज की, एसेट्स और लायबिलिटीज की, और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की। डन? चलिए अब आते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 की तरफ। इस लेक्चर में तो दो लर्निंग, इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के दो हिस्से हैं, एक है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सुन ले, इस लर्निंग ऑब्जेक्ट, ये आपका सबसे
इस चैप्टर का लेंथी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, इसमें कंसेप्ट कम है, याद करने वाली चीजें ज्यादा हैं। छोटे 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 बहुत से कंसेप्ट्स हैं। क्या है? इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर लेंथी है और छोटे 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 बहुत से कंसेप्ट्स हैं। तो बोर तो नहीं हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते? अच्छा, आपको वैसे कौन सा अच्छा लगता है, एक बड़ा कंसेप्ट के छोटे छोटे कई कंसेप्ट? कितने स्टूडेंट्स को एक बड़ा कंसेप्ट अच्छा लगता है, कितनों को छोटे छोटे कई कंसेप्ट? अब आगे पसंद हो या ना हो करना तो पड़ेगा। प्यारे भाई, ए मेरे भाई, मेरे उसमें सुन चंदा मेरे हाथ सुन लेना क्या पढ़ने जा रहे हैं, छोड़ दे उसको, वो सारी स्टोरी तुझे बाद में भी सुना देगा। और ये स्टोरी वही है कि जो हफ्ता पहले थी इसकी स्टोरी, और जो महीना पहले थी वही वाकया इसके साथ बार बार। छोड़ दे इसको, छोड़ दे। एनुअल फाइनेंशियल, तो इसमें क्या पढ़ने लगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या? दो तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दो कितनी तरह की? दो तरह की। एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनती हैं? साल के बाद। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनते हैं? हर क्वार्टर के बाद। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? अब सुनिए और हैरान हो जाइए, एक साल में क्वार्टर 4 होते हैं, लेकिन क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 3 होती हैं। है ना? है ना राज की बात? क्यों 3 क्यों होती है? चौथी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। पहले क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दूसरे क्वार्टर की, तीसरे क्वार्टर की। कॉमन सेंस जो नहीं है आप में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें शामिल हैं? देखिए, अकाउंटिंग में यही पढ़ते हैं। सीएफओ कौन होता है? जो सीएफओ के काम करता है। सीएफओ वो नहीं होता जिसका नाम रख ले। सीएफओ कौन होता है? सीएफओ के काम करता है। और सीएफओ का काम क्या होता है भला? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, और लिस्टेड कंपनी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे साइन भी करना। सीएफओ के काम क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, अगर लिस्टेड कंपनी है तो साइन भी करना। इसीलिए आपको अक्सर लिस्टेड कंपनी के सीएफओ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट नजर आएंगे, क्योंकि एक्सपर्ट होते हैं ना। अच्छा, मुझे बताइए, पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी चाहिए। पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की कब से कब तक बनेगी? इनकॉर्पोरेशन से लेके ईयर एंड तक। और सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस पीरियड की बनेगी? पिछले साल के क्लोज से लेके अगले साल के क्लोज तक। बस, यानी सीधा 12 महीने नहीं बोला, क्या बोला? Subsequent first financial statement cover the period from incorporation to the end of, ये बात समझ आई? और subsequent कब से कब तक? Subsequent financial में cover the period from last closing date to the, यानी लास्ट क्लोजिंग का मतलब 31 दिसंबर थी तो 1 जनवरी हो गई, क्लोजिंग अगले साल की ओपनिंग काउंटिंग पड़ा था। पीरियड क्या फाइनेंशियल ईयर का पीरियड 1 साल से ज्यादा हो सकता है? उसके लिए स्टार से परमिशन है। अब सुनिए जरा, टाइम लिमिट फॉर प्रेजेंटेशन। देखिए, दो कंसेप्ट है, दोनों में फर्क रखना है, ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है। एक कंसेप्ट ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने पीरियड की बनेगी, और दूसरा कंसेप्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनेगी। एग्जाम में ध्यान से देख लेना है क्या पूछ रहा है। दो कंसेप्ट हैं, मिलते जुलते हैं, फर्क है। पहला कंसेप्ट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने पीरियड की बनेगी। दूसरा क्या है? अभी जो हमने थोड़ी देर पहले कंसेप्ट पढ़ा है वो कौन सा था? कितने पीरियड की बनेगी। अब क्या है? कब बनेगी, कब प्रेजेंट करनी है शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कब प्रेजेंट करनी है। कह रहा है फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद इन 60 मंथ्स फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। 16 मंथ्स को अंडरलाइन कर ले, बार बार टेस्ट करता है एग्जाम में।
पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बननी है? विद इन 16 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ, ठीक है, 16 मंथ में। सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बननी है? 3 असूल है, याद रखना है सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। पहला असूल, वंस इन ईच कैलेंडर ईयर, वंस इन। दूसरा, विद इन 120 डेज फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 2 असूल हो गए। पहला असूल क्या? साल में 1 दफा, और फाइनेंशियल ईयर एंड होने के अंदर अंदर 120 दिन के अंदर अंदर। क्या एक्सटेंशन अलाउ हो सकती है? ऐसी लिस्टेड कंपनी के केस में एससीसीपी 30 दिन तक की, 30 दिन नहीं, अप टू 30 डेज, 20 की भी दे सकता है, एक्सटेंशन देगा एससीसीपी। अनलिस्टेड के केस में रजिस्ट्रार एक्सटेंशन। भाई बात समझ आई? नहीं समझ आई? तो मुझे आपने बताना है कि क्या फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पीरियड एक्सटेंड हो सकता है? अहम सवाल जो आई क्या पूछता है वो सुने। अज्यूम करें सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, पीरियड एंड बता रहा हूं, आपने मुझे बताना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब तक बनेगी। एग्जाम के क्वेश्चन को बना के आपके सामने रख रहा हूं, सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा। ईयर एंड है 30 जून 2025, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनेंगी? सब्सिक्वेंट है। ईयर एंड 30/26 है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब तक बनानी है? 30 सितंबर तक। 120 दिन है। लॉ में मैंने बताया हुआ है कि महीनों को महीनों में गिनना है, दिनों को दिनों में गिनना है। तो 30 जून ईयर एंड था। एक जून के बाद क्या? जुलाई। जुलाई में कितने दिन होता है? कैलकुलेटर निकाल लें। हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि 120 दिन कब पूरे होते हैं। कैलकुलेटर निकालें। पिछले साल पहली मीटिंग हो चुकी है, ये सब्सिक्वेंट की बात कर रहा हूं। पहली फाइनेंशियल बन चुकी है, सब्सिक्वेंट वाला केस है, ये में रखिएगा। फर्स्ट वाला नहीं है, फर्स्ट वाला 16 मंथ वाला वो अलग है। हाँ 28 कैसे? 120 लिखे, 120 माइनस जुलाई के 31 दिन गए, अगस्त के भी 31 दिन गए, सितंबर के भी 30 दिन गए, बाकी कितने बचे? 28 अक्टूबर तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। समझ आई है? नहीं आई समझ? हो ही नहीं सकता। मैं समझाऊं और आप समझ लें, हो ही नहीं सकता। अच्छा, चैलेंज। सब्सिक्वेंट वाला केस है, ये मैंने बता दिया है। 16 महीने वाला रूल निकाला, वो फर्स्ट में लगता है। ईयर एंड है 30 सितंबर। बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब तक शेयर होल्डर को प्रेजेंट करनी है? काउंट करें। कितने स्टूडेंट का ख्याल है 28 जनवरी? कितने स्टूडेंट का ख्याल है कोई और डेट? और कौन सी डेट? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर क्यों? कहा था ना मैं समझाऊंगा, आप समझ लें। हो नहीं सकता। आप इधर तो पूरा फोकस रखा, ये शर्त भूल गए। 2 शर्तें थी ना सब्सिक्वेंट में। क्या शर्तें थी? मैंने 2 दफा बोला था कि ये सब्सिक्वेंट वाला केस है, फर्स्ट वाला। तो सब्सिक्वेंट वाले केस में कंडीशन सिर्फ 120 डेज की नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अगर तो कोई कंपनी जिसका ईयर एंड मार्च में खत्म हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसका ईयर एंड जून में खत्म हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ 120 डेज लगेगा। रूल अहम है, वही है। लेकिन अगर किसी कंपनी का ईयर एंड सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में खत्म हो रहा है ना, तो आपके लिए ये कैलेंडर ईयर भी रेलिवेंट है। ला ने दोनों शर्तें बताई हैं सब्सिक्वेंट में। तो बताइए
सब्सिक्वेंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे बताइए, सब्सिक्वेंट पीरियड की कब प्रेजेंट करनी है? सिर्फ 120 डेज के एवरी कैलेंडर ईयर भी लिखना है, ठीक है जी। इसमें एक्सटेंशन मिल सकती है, लिस्टेड कंपनी है तो एक्सटेंशन के लिए किसके पास जाना है, और अनलिस्टेड है तो, और एक्सटेंशन कितने से तक हो सकती है? ओके अच्छा, अब जरा सुने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने प्रिपेयर कर दी, हमारे पास 30 जून ईयर एंड था, 28 अक्टूबर तक की डेट थी, और हमने 28 अक्टूबर दूर की बात है, हमने 27 सितंबर को ही कर दी, फाइनेंशियल में तैयार हो गई। क्या इसके ऊपर किसी के साइन होने चाहिए एज प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, एज प्रूफ ऑफ ऑथेंटिसिटी, साइन होने चाहिए कि नहीं, ताकि अगर बाद में कोई गड़बड़ आती है तो जिम्मेदार बंदा हो ना जिस साइन किया हो, क्योंकि सरकारी डॉक्यूमेंट कोई भी होता है जब तक तो कोई साइन ना करे उसकी हैसियत नहीं होती, आपको पता होगा। तो लीगल डॉक्यूमेंट का भी यही हिसाब होता है, साइन होने चाहिए। गैस करें कौन साइन करेगा भला? पहले बताइए, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब प्रिपेयर कर ले कंपनी, साइन होने चाहिए कि नहीं? सिर्फ क्वार्टरली के एनुअल के भी? सबके, हर तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साइन कौन करेगा? सवाल ये है, सीईओ करेगा, एट लीस्ट 1 डायरेक्टर करेगा, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो सीएफओ भी करेगा। सीएफओ का काम होता है ना, और अगर चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान से बाहर है तो 2 डायरेक्टर, कम से कम एट लीस्ट बोलना है। अगर दूसरा डायरेक्टर कहे मेरा भी शौक है, बड़ा शौक है, मैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन करूं, तो कर सकता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस पीरियड की बनानी है ये अलग कंसेप्ट है, कब टाइम लिमिट कब तक बनानी है ये अलग कंसेप्ट है, पीरियड ऑफ प्रिपरेशन अलग कंसेप्ट है, टाइम लिमिट फॉर प्रेजेंटेशन अलग कंसेप्ट है, और साइन कौन करेगा? मुश्किल नहीं है ये पूरा चैप्टर, लेकिन मसला क्या भला, छोटे छोटे कंसेप्ट है, मिक्स हो जाते हैं, बस मुश्किल नहीं है। कौन कौन साइन करेगा? चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर नहीं, एटलीस्ट 1 डायरेक्टर, एटलीस्ट 1 डायरेक्टर। ला अभी तक नहीं पता चला आपको लिखना कैसे है, कौन कौन साइन करेगा? शाबाश, चीफ एज एक्सपेक्टेड, क्या बताया बच्चे ने? चीफ एग्जीक्यूटिव, एट लीस्ट 1 डायरेक्टर और सीएफओ अगर लिस्टेड कंपनी है। क्यों लगी इसको, क्यों पड़ी? हाँ, इनकम, ये पता चल गया इनकम्प्लीट आंसर है। कंप्लीट आंसर क्या है? और चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान से बाहर है, ये किसने बताना है? और ये उस कंसेप्ट का हिस्सा नहीं है क्या? और कब आपको पता चलेगा इनकम्प्लीट आंसर इज इनकरेक्ट आंसर? और हेडिंग दे के बताया हुआ है कि ये भी इसके साथ है। अच्छा, मैं पहले स्पेस देता होता था, ये नीचे वाली लाइन ना स्पेस देता था, तो उससे बच्चे समझते थे ये अलग कंसेप्ट शुरू हो गया है, और मैंने ये स्पेस देना भी खत्म कर दी, स्पेस देना भी खत्म कर, हालांकि इधर स्पेस, फिर भी आपको नहीं पता चला कि ये लाइन इसके साथ जुड़ी है। इस हेडिंग के अंदर जो कुछ लिखा है वो इस कंसेप्ट का हिस्सा है, ये कब समझ आएगा आपको? चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी चीजें आएंगी। क्या इसका ऑडिट करा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेकिंग करके शेयर होल्डर को भिजवानी चाहिए कि बगैर चेकिंग के? हर इस चेकिंग करने को कहते हैं ऑडिट करवाना। ऑडिट का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के किसी से चेक करवाना। सीए फर्म चेक करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करते हैं, आप इसके पैसे भी मिलते हैं। लेकिन छोटी छोटी कंपनीज के लिए चेकिंग जरूरी नहीं है। ऐसी कहा, मैंने भी किया, ट्रेनिंग में सारे करते हैं। ट्रेनिंग है, आपकी ट्रेनिंग में 3.5 साल आपने यही तो काम करना है। मैं सारे नहीं करते, अक्सर। तो क्या हर कंपनी के लिए ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड? नहीं। जो प्राइवेट कंपनी हो, ऐसी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम हो। वैसे एक जगह पे 1 मिलियन लिखे, एक जगह पे 10 मिलियन लिखे, हमने कहा छोड़ो 1, जहां पे 1 है वहां पे 1 मिलियन लिखेंगे, जहां पे 10 है वहां पे नहीं। वैसे ऑडिट के लिए 1 मिलियन ही है, एक और जगह पे 10 मिलियन है, बताता हूँ आपको, कोई और प्रोविजन है। लेकिन आप खुद अंदाजा लगाए 1 मिलियन का मतलब क्या? 10।
और 10 लाख में तो छोटी सी दुकान ही परचून की आजकल शुरू होती, कंपनी क्या होगी? तो बहुत छोटी छोटी कंपनीज है, उनके लिए ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, यानी जिनका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से, तो वो शेयर, आप बताइए ये बात अच्छी है कि नहीं कि कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली, साइन भी कर ली, क्या सिर्फ सीएफओ सीईओ डायरेक्टर के साइन पे एतबार कर लें कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन वेरिफिकेशन करे जिसका कंपनी से ताल्लुक ना हो? वो है ऑडिट। हर कंपनी के लिए ऑडिट का रिक्वायर्ड है, सिवाय किनके भला? पर ऐसी प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन तक है, 1 मिलियन या कम, ठीक है जी। ऐसी जो छोटी कंपनी है ये ऑडिट नहीं करवाती, पता क्या करवाती है? ये बयान हल्फी जमा करवा देती हैं, सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने रिव्यू कर लिए, ये हमारी तरफ से ठीक है, बस ठीक है, ओके। सर्कुलर छोटे छोटे बहुत ही आसान, पढ़ते जाएं तो समझ आती जाती है, मतलब इनमें कोई ऐसी चीज मुश्किल हो तो मुझे, मैं खुद आपको, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली, साइन भी करवा लिया, किस किस से साइन करवाया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई कब? साल खत्म होने के 120 और मायने कैलेंडर ईयर, साइन करवाई किससे? डायरेक्टर, एट लीस्ट वगैरह वगैरह, ओके। छोटी कंपनी है तो साइड पे। अब तैयार है, साइन भी हुई है, क्या करना है? भेजना है, सर्कुलेट करना है। किस किस क्या मेंबर सर्कुलेट करना चाहिए? अच्छा, ऐसे में दो कंसेप्ट, दो अल्फाज है, वैसे तो कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं, फिर भी मैं चाहता हूं। कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेयर होल्डर्स को भी भेजनी होती है, मेंबर्स को, और एससीसीपी, रजिस्ट्रार और स्टॉक एक्सचेंज में भी भेजनी होती है। अमूमी तौर पे शेयर होल्डर्स का जो भेजनी होती है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सर्कुलेशन, लेकिन जब किसी अथॉरिटी को भेजनी होती है ना तो सर्कुलेशन की बजाय वर्ड यूज करते हैं फाइलिंग। जैसे टैक्स रिटर्न सर्कुलेट नहीं होती, फाइल होती है। फॉर समझ, तो केस स्टडी में ना रिक्वायरमेंट पढ़ते हुए आपको आसानी हो जाएगी, फाइल का मतलब अथॉरिटी। तो क्या मुझे बताइए, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ सर्कुलेट होनी चाहिए कि फाइल भी होनी चाहिए? सर्कुलेट किसको हो? शेयर होल्डर। क्या क्या सर्कुलेट करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, क्या क्या भेजे? शेयर होल्डर। जब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई, साल खत्म हो गया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई, शेयर होल्डर्स को भेजना है क्या? क्या क्या भेजेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजेंगे या साथ कुछ और भी भेजना है? और क्या? ऑडिटर रिपोर्ट भी भेजे जिसने इसको वेरीफाई किया है, और डायरेक्टर रिपोर्ट भी भेजे जो भी पढ़ना है, और लिस्टेड कंपनी चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट। और ये सारी चीजें आपने कब भेजनी है? जनरल मीटिंग से 21 दिन पहले। और सबसे अहम, along with मीटिंग नोटिस, मीटिंग नोटिस को अंडरलाइन कर लें, 2 दफा 3 दफा 10 दफा कर लें, बहुत ही अहम पॉइंट है। यानी जनरल मीटिंग का नोटिस कब देते? इससे पता है क्या बात समझ आई? जनरल मीटिंग का नोटिस कब भेजते हैं भलाम? मीटिंग से 21 दिन पहले। तो इस नोटिस के साथ ही देखिए, जनरल मीटिंग का नोटिस भी 21 दिन पहले जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, चेयरमैन, ये भी 21 दिन पहले। तो दोनों इकट्ठी ना भेज दें, क्या कहते हैं? तो आइंदा जब कभी कोई पूछे तो आपने दोनों चीजें इकट्ठी बतानी है। इस चैप्टर में मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, डायरेक्टर्स रिपोर्ट कब भिजवानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब भिजवानी है? आपने बोलना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट, ये 21 दिन पहले नोटिस के साथ भिजवानी है। अब जब मीटिंग वाला चैप्टर आएगा उसमें मैं आपको क्या पूछूंगा? नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग के साथ क्या भेजना है? तो आप क्या लिखेंगे? उधर यही कंसेप्ट आएगा, क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, लिस्टेड कंपनी रिव्यू। बात समझ आया? ये लाइन, ये वाला कंसेप्ट आपको इस चैप्टर में भी मिलेगा, और एज इट इज यही कंसेप्ट मीटिंग वाले चैप्टर 7 में भी मिलेगा। सोचे, सेम है ना? और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी रजिस्टर ऑफिस में रख लेनी चाहिए, रख लेनी चाहिए। क्या फाइलिंग भी करनी चाहिए? सर्कुलेशन में और फाइलिंग में फर्क है? सर्कुलेशन और फाइलिंग में बिल्कुल फर्क है। फाइलिंग का मतलब क्या? अथॉरिटीज को भिजवाना। अथॉरिटी में किस किस अथॉरिटी को?
किसकी अथॉरिटी को? एजीएम से पहले ये सर्कुलेशन हो गई। एजीएम से पहले कंपनी ने, लिस्टेड कंपनी ने, याद रखे जो फाइलिंग का मतलब क्या होता है? रेगुलेटरी अथॉरिटी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजना। फाइलिंग सर्कुलेशन से अलग कंसेप्ट है। फाइलिंग जनरल मीटिंग से पहले भी होती है, जनरल मीटिंग के बाद भी। पहले सिर्फ लिस्टेड कंपनी फाइल करती है, किस किस को? कमीशन, रजिस्ट्रार और स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एंड स्टॉक एक्सचेंज। फाइलिंग कब होगी? 2 दफा। सर्कुलेशन सिर्फ 1 दफा होगी मीटिंग से पहले, बस। फाइलिंग 2 दफा होती है, 1 दफा मीटिंग से पहले। मीटिंग से पहले लिस्टेड कंपनी ने करनी है, मीटिंग के बाद हर एक ने। मीटिंग से पहले किस किस को फाइल करना है? मीटिंग के बाद सिर्फ रजिस्ट्रार को, ठीक है। फाइलिंग आफ्टर एजीएम। और कब? लिस्टेड कंपनी है तो 30 दिन में, अदर कंपनी है तो 15 दिन में। भाई ये बात समझ आई? कंसेप्ट को यहां पे थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं, या पढ़ लीजिए। सर्कुलेशन का कंसेप्ट पढ़ लें, फाइलिंग का, और जहन में रखिए सर्कुलेशन हमेशा कब होगी? मीटिंग से पहले, 21 दिन पहले। और फाइलिंग कब होगी? पहले 2 दफा, एजीएम से पहले भी, एजीएम के बाद। एजीएम से पहले सिर्फ लिस्टेड कंपनी ने फाइल करना है, किस किस को? रजिस्ट्रार को, कमीशन को, स्टॉक एक्सचेंज। एजीएम के बाद हर कंपनी ने करना है, किसको? रजिस्ट्रार को। कब करना है? लिस्टेड है तो 30 दिन के अंदर, तो लेकिन करना सिर्फ किसको है? रजिस्ट्रार को। यहां तक बात हम रोक रहे हैं, नमाज का टाइम हो गया। नमाज के बाद फिर दोबारा यहां से स्टार्ट करते हैं। बच्चों के मनोरंजन का इंतजाम हो गया? हाँ शाबाश, ठीक है, नमाज के बाद, ठीक है जी। चलिए जी, लेक्चर को यहाँ पास करते हैं जी। तो हम डिस्कशन कर रहे थे फाइलिंग की। अच्छा पहले बताइए, सर्कुलेशन में और फाइलिंग में क्या फर्क है? सर्कुलेशन का मतलब मेंबर्स को सेंड करना है, उसमें हमने सीखा कि कब फाइल करना है, एजीएम से 21 दिन पहले। और उसके साथ हमने डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, लिस्टेड कंपनी है तो चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट भी फाइल करनी है, सेंड कर, सर्कुलेट करनी है। फाइलिंग के बारे में क्या स्टडी किया? फाइलिंग कब करनी है? फाइलिंग हमने 2 पॉइंट्स पे करने हैं, एक एजीएम से पहले, एजीएम के बाद। एजीएम से पहले सिर्फ लिस्टेड कंपनीज ने फाइलिंग करनी है, एजीएम के बाद सारी कंपनीज ने, सिवाय छोटी मोटी कंपनीज, जैसे वो 1 मिलियन 10 मिलियन वाली कंपनी, ठीक है जी। अच्छा एजीएम से पहले लिस्टेड कंपनी ने फाइलिंग करनी है, तो किस किस को फाइलिंग करनी है? कमीशन, रजिस्ट्रार, सिक्योरिटी एक्सचेंज यानी स्टॉक एक्सचेंज। और एजीएम के बाद किसको फाइल करना है? सिर्फ रजिस्ट्रार को। लिस्टेड कंपनी है तो 30 दिन में, अदर कंपनी है तो 15 दिन में। ये कंसेप्ट तो सिंपल हो गया। अच्छा कंसेप्ट होता है अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट एजीएम। अडॉप्शन का मतलब ये होता है, एजीएम में देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना शेयर होल्डर के सामने रखी जाती है, और शेयर होल्डर से पूछा जाता है सर आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंजूर हैं या आप इनको मजीद चेकिंग करवाना चाहते हैं। 99% केसेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंबर्स को मंजूर होती है, उन्होंने क्या चेकिंग करवानी है। हाँ अगर लगे कि नहीं ये जो कंपनी थी इसने ऑडिटर के साथ मिलकर ऑडिटर को भी रिश्वत दी है और अपनी मर्जी के रिजल्ट साइन करवा दिए, तो फिर मेंबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट नहीं करते, अप्रूव नहीं करते। कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट हो एजीएम में बाय मेंबर्स, चाहे ना हो, दोनों सूरतों में आपने एजीएम के बाद रजिस्ट्रार को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करनी ही करनी है। हाँ अगर अडॉप्ट नहीं हुई तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंड करने के साथ एक नोट बना देना है, क्या कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एजीएम में अडॉप्ट नहीं। फाइलिंग दोनों सूरतों में करेंगे, चाहे मेंबर्स एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट करें या ना करें। डन जी, ये कंसेप्ट था। अब आखिरी कंसेप्ट इसमें ये है कि हमने जब पढ़ा कि
जब फाइलिंग होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करनी है, किसको फाइल करनी है भाई? बिफोर एजीएम भी करनी है, आफ्टर एजीएम भी करनी है, ठीक है। आफ्टर एजीएम रजिस्ट्रार को करेंगे, तो बाकी तो सारी कंपनीज करेंगी। बिफोर एजीएम सिर्फ लिस्टेड कंपनी ने करना है, आफ्टर एजीएम सारी, सिवाय स्मॉल। ट्विस्ट इसमें यह है कि यहाँ पे जो स्मॉल प्राइवेट कंपनी है ना, वो 10 मिलियन कैपिटल वाली है, 1 मिलियन वाली नहीं। यानी ऑडिट रिक्वायरमेंट के लिए स्मॉल कंपनी से क्या मुराद है? वो कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन है। ऑडिट करवाना है कि नहीं, इसके लिए 1 मिलियन वाली कंपनी, एग्जेम्पशन 1 मिलियन वाली को। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करनी है कि नहीं रजिस्ट्रार को, इसके लिए 10। यहाँ पे स्मॉल कंपनी से मुराद वो कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 10 मिलियन है। ऑडिट करवाना है कि नहीं, स्मॉल कंपनी का नहीं करवाना, इसमें स्मॉल कंपनी से क्या मुराद है? 1 मिलियन कैपिटल वाली कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सर्कुलेट करनी है, फाइल करनी है कि नहीं, इसमें भी स्मॉल कंपनीज ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एजीएम का सर्कुलेट नहीं करनी। लेकिन यहाँ पे स्मॉल कंपनी से क्या मुराद है? 10 मिलियन। इस चीज का ध्यान रखेंगे भाई, रखेंगे या नहीं? ये है कंसेप्ट 10 मिलियन, ये 10 मिलियन को अंडरलाइन कर ले। और इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना आपने, इसके बारे में 1 मिलियन और 10 मिलियन के बारे में ज्यादा मैंने कह दिया नहीं सोचना, तो फिर आप सोचेंगे हो ही नहीं सकता। अभी आजमा लेते हैं, मैं आपको किसी चीज के बारे में कहूंगा नहीं सोचना, आपने नहीं सोचना, ठीक है। आपने हाथी के बारे में नहीं सोचना, जहन में हाथी आया कि नहीं आया ना? हाथी बच्चों को जिस चीज से मना करे ना वही करना होता है। आया था ना कि नहीं में हाथी? हाथी की शक्ल आई कि नहीं आई? ओके, अच्छा इसकी ओके चले। बस इतना। अब है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खत्म। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसेप्ट, यानी इस चैप्टर के अंदर जो सबसे बड़े ज्यादा कंसेप्ट थे जिस चीज में, वो खत्म। अब छोटी छोटी चीजें आ गई। क्वार्टरली फाइनेंशियल, ये तो इतना आसान है, ये तो आप खुद भी बता सकते हैं। ये तो हम बातों बातों में इसको कवर करेंगे, इसको पढ़ना ही नहीं है हमने। मुझे ये बताए, अच्छा पहले पता क्या होता था, थोड़ी सी इसको कहानी की शक्ल में बता दूं क्योंकि इतना अहम है लेकिन मुश्किल नहीं है, तो 10-12 मिनट कहानी की शक्ल में क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कहानी सुनने। ये कोई जब 35-40 साल पहले वाला जमाना था ना, तब वो इतनी इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करना आसान नहीं था, मुश्किल था। तब कंप्यूटर भी नहीं होते थे, ठीक है, एआई तो बिल्कुल ही नहीं था ना, कंप्यूटर भी का इस्तेमाल भी कॉमन नहीं था। तो उस वक्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना बहुत मुश्किल था। तो उस वक्त के लॉ के मुताबिक कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ साल में एक दफा बनानी होती थी, एनुअल, ठीक है। अब फिर इंटरनेट इजाद हो गया, इंटरनेट की वजह से इंफॉर्मेशन क्विकली सर्कुलेट होना शुरू हुई। तो शेयर होल्डर कहने लगे सर जी, अब चूंकि इंफॉर्मेशन आसानी से सर्कुलेट हो सकती है इंटरनेट के जरिए, तो आप कंपनी के बारे में जो अहम चीजें होना, हमें साल बाद पता चलता है कंपनी के साथ हुआ क्या हुआ है। अब तो पुराने जमाने में होता था, अखबार जो है वो सिर्फ सुबह के वक्त आता था, जब इंटरनेट आ गया तो खबरें जल। अब मुझे बताइए कि क्या अब भी खबरें बस रात को 7 बजे खबरनामा पीटीवी पे चले तब मिलनी चाहिए, कि अब इंफॉर्मेशन एज है, जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ताकि आपने जो भी एक्शन लेना है, जो भी डिसीजन, जो भी रेलिवेंट है वो आप कर सके। ऐसा ही है। और अब देखें ऐसा ही है, एक जमाने में आपने वो नहीं देखा, वो पूरे दिन में सिर्फ एक दफा खबरें लगती थी 7 बजे शाम, और अखबार सिर्फ 7, बस उस दिन 7 बजे के बाद जो भी हुआ है ना, वो आपको अगले दिन 7 बजे से पहले पता चल ही नहीं। रेडियो होता था लेकिन उसमें भी वो मुख्तलिफ टाइम के बाद और बड़ी ना फिल्टर्ड किस्म की खबरें आती। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की की, लोगों ने कहा सर अब हमें इंफॉर्मेशन जल्दी मिलना शुरू हो जाए। तो फिर एससीसीपी ने फैसला किया कि अब साल में एक दफा नहीं, साल में 2 दफा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी। एक बनेगी साल के बाद और एक बनेगी 6 महीने के बाद, जिसे नाम दिया गया हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या नाम दिया गया? आप बताइए, क्या हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का फैसला ठीक था? एससीसीपी ने बोला
भाई फुल ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए आपको 120 दिन देते हैं, तो हिसाब लगाएं, हिसाब के एक्सपर्ट हैं आप। हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए सेकंड हाफ कंप्लीट होने के बाद कितने दिन होने चाहिए? 60 दिन दिए। अच्छा, फिर इसके बाद मजीद, अब पहले नेट स्लो होता था, टेलीफोन का नेट सा कनेक्ट है, टेलीफोन की तार लगाते होते हैं, आपने भी वो जमाना नहीं देखा होगा, तो नेट स्पीड स्लो थी। अब फिर आ गया 3G, फिर आ गया 4G। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, अब ये भी जो है ना 6 महीने तो बहुत दूर की बात है, 3 महीने बाद ही कंपनी के साथ जो कुछ हो रहा है हमें 3 महीने बाद ही पता चलना चाहिए। ऐसे तुमने कहा चलो टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की की, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना आसान है क्योंकि सॉफ्टवेयर भी आ गए, तो ये टाइम पीरियड मजीद कम कर दिया गया। अब एसएससी बोला हर 3 महीने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, इसको नाम दिया गया क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर किसी कंपनी का ईयर एंड है 30 जून, तो फर्स्ट क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितना टाइम पीरियड होगा? 3 महीने, जुलाई अगस्त, यानी 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक। और इसको तैयार करने का टाइम पीरियड कितना दिया भला? 30 डेज। सुभान अल्लाह, ये कैसे पता चला? मैंने तो बताया ही नहीं। साल का 120 है एनुअल का, हाफ ईयरली का 60 है, तो क्वार्टरली का 30 ही बनता है। अब यहां पे एक अहम सवाल पैदा हुआ, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब शेयर होल्डर्स को जाती हैं, वो तो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑडिटर के बाद जाती है, क्या क्वार्टरली या हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी ऑडिट होना चाहिए? तो ये डिबेट चली काफी। अब मैं इसका कंक्लूजन आपके सामने रख रहा हूं। कंक्लूजन ये मिला, ऑडिट जो फुल स्कोप ऑडिट है ना, फुल स्कोप, वो तो साल के बाद ही होगा। 6 महीने के बाद ना हल्की फुल्की चेकिंग की जाएगी। क्या किया जाएगा? इंडिपेंडेंट पर्सन आके चेक करेगा, यानी मोटी मोटी चीजें, जैसे समझ लें कि 60-70% चीजें चेक कर लेगा, मोटी मोटी जो चीजें, बारीक चेकिंग नहीं करेगा। इसको बोलते हैं, बारीक चेकिंग करने को कहते हैं फुल स्कोप ऑडिट, और मोटी मोटी चीजें चेक करने को बोलते हैं लिमिटेड स्कोप रिव्यू। क्या बोलते हैं? फुल स्कोप ऑडिट और लिमिटेड स्कोप रिव्यू में फर्क समझ आया? फुल स्कोप ऑडिट क्या होता है? डिटेल चेकिंग करना। और लिमिटेड स्कोप रिव्यू क्या होता है? बड़ी बड़ी चीजें चेक करना। भाई ना होने से तो बेहतर है। लेकिन जो क्वार्टरली होंगी ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनका ना ऑडिट होगा, फुल स्कोप ऑडिट होगा, ना लिमिटेड स्कोप रिव्यू होगा, वो अनऑडिटेड ही शेयर होल्डर को जाएंगे। शेयर होल्डर ने कहा ठीक है, कुछ ना कुछ तो सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अब रूल क्या है सुन ले। अब मैं 2 चीजें बता रहा हूं। कंपनी 1 साल में कब कब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगी, वो टाइम पीरियड कौन सा कवर करेंगी, और कब प्रेजेंट की जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी मुझे जगह देखें, जरा इंटरेक्शन मेरा आपके साथ बढ़ जाएगा। जज़ाकल्लाह। पहले तो मुझे बताएं, एक कंपनी जिसका ईयर एंड स्टार्ट हुआ, तरतीब से चलना है हमने, लॉजिकली रटा नहीं लगाना। एक कंपनी का ईयर एंड स्टार्ट हुआ 1 जुलाई से, 1 जुलाई 2025 से। इसने इस साल की पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनानी है? 3 महीने बाद। इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि पीरियड कवर करेंगे 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक। पीरियड ये कवर करेंगी। प्रेजेंट कब मतलब सर्कुलेट कब की जाएंगी? क्वार्टर एंड के बाद 30 दिन के अंदर अंदर, 30 अक्टूबर। सुभान अल्लाह, बिल्कुल ठीक। ये बात समझ आ गई? इसका ऑडिट करवाया जाएगा कि रिव्यू? कुछ भी नहीं। क्वार्टर 3 महीने वाले का कुछ भी नहीं करवाना। डन। अगली बात, फिर कंपनी आगे चली, अक्टूबर में पहुंची, नवंबर, दिसंबर हो गया। अगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनेंगी? दिसंबर एंड में। दिसंबर एंड में स्टार्ट होगा। इसका टाइम पीरियड क्या होगा भला? नहीं, यानी कब से कब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने पीरियड को कवर कर रही होंगी? 6 महीने। 3 नहीं, आपको लगेगा चौथा, पांचवा, छठा में, नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। डन। 6 महीने।
इसको या तो नाम देते हैं सेकंड क्वार्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या नाम देता है हाफ ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाफ ईयर क्यों कहते हैं, सेकंड क्वार्टरली क्यों कहते हैं, क्योंकि दूसरे क्वार्टर के एंड में बन रही है। इनका प्रिपेयर करने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर का पीरियड नहीं, प्रिपेयर करने की टाइम लिमिट क्या है, 60 डेज, यानी 1 मार्च तक। बिल्कुल ठीक है, 60 डेज डन हो गया। ऑडिट करवाएंगे, रिव्यू करवाएंगे, कुछ भी नहीं, रिव्यू करवाएंगे, जिसे यानी क्या कहते हैं, लिमिटेड स्कोप रिव्यू। आपने एग्जाम में पूरा नाम लिखना है लिमिटेड स्कोप रिव्यू। प्रैक्टिस में हम ऐसे ही बोलते हैं ऑडिट रिव्यू, लेकिन ऑफिशियली पूरा नाम क्या है, फुल स्कोप ऑडिट। रिव्यू का पूरा नाम क्या है, लिमिटेड स्कोप रिव्यू। ठीक, क्लियर हो गया। इसके बाद आगे चले, अगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनेगी, हाँ जी, थर्ड क्वार्टर, 31 मार्च एंड पे। ये किस टाइम पीरियड को कवर करेंगी, जनवरी फरवरी मार्च, क्वार्टर है ना। इसको क्या नाम दिया जाएगा, क्वार्टरली, थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी, थर्ड। ऑडिट कराएंगे, रिव्यू का कुछ भी नहीं। अगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसका टाइम पीरियड भी 30 दिन है ना, थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल 30 दिन। हाँ, अगली फाइनेंशियल में कब बनेगी, 30 जून पे। ये इसको क्या, इसको फोर्थ क्वार्टर नहीं बोलेंगे, पीरियड कितना कवर करेंगी, 3 महीने नहीं, पूरा साल। और प्रेजेंट कब करनी है, क्या करवाया जाएगा, फुल स्कोप। ठीक है, इसमें इक्का दुक्का ऐसा कंसेप्ट है जो सिलेबस में नहीं है, मैं नहीं बताया आपको, आपको कोई इतराज तो नहीं है ना, बस ठीक है, जिंदगी आसान। डन। इसके एंड पे आपको एक प्रैक्टिकल एडवाइस दे दूं जो आपने नहीं माननी, मुझे पता है नहीं मानूंगा। वालदैन आपको कितनी चीजें कहते हैं, आपने कभी मानी नहीं मानी वालदैन। अभी आपकी जिंदगी का सबसे अहम फैसला वालदैन ने आपसे, आपने मानना कोई गंदी औलाद का पता होता सबसे अहम फैसला कि भाई अब काम कर लो, कुछ जॉब कर लो, कुछ कर नहीं करो। अच्छा चले वापस आ, लिस्टेड कंपनी में आपको 2 लाख पर मंथ की ऑफर हो एज अकाउंटेंट, एज अकाउंटेंट ही होगी, डायरेक्टर थोड़ी आपको लगाने लगे, अकाउंटेंट या सीएफओ या डिप्टी सीएफओ, 2 लाख। अनलिस्टेड कंपनी में ऑफर हो 1.5 लाख। मशवरा मेरा ये है अनलिस्टेड, क्यों भला, लिस्टेड कंपनी में एवर लास्टिंग जॉब, मजाल है कभी इसको, एक क्वार्टर खत्म होता है, हाफ ईयरली शुरू हो जाता है, हाफ ईयरली शुरू होता है, अगला क्वार्टर शुरू हो जाता है, क्वार्टर खत्म हो गया एनुअल, उसमें जान अजाब में आई रहती है। लेकिन अनलिस्टेड में आपको पता है पूरे साल के बाद, और कुछ ज्यादा चूंकि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी नहीं होती, तो इतनी चेकिंग में जैसी तैसी बना दो, सब बना चल जाती है। लिस्टेड कंपनी में लिस्टेड कंपनी में काम करना ज्यादा मुश्किल है अनलिस्टेड की निस्बत, और लिस्टेड में भी बैंकिंग सेक्टर में काम करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। तो फैसला करते हुए सिर्फ फाइनेंस नहीं बल्कि काम भी, बाकी आपकी मर्जी है। वो जाहिर है कुछ हालात ऐसे बंदा कहता नहीं कर लूंगा काम सर, पैसे कुछ, वो ठीक है वो, लेकिन मैं सिर्फ आपको नहीं मैं कोई कमिटमेंट नहीं आपसे लेना चाह रहा, वो आपकी मर्जी है, हालात पे डिपेंड कर, कहीं और जॉब मिली नहीं रहा, बंदा क्या करे, वो करना पड़ता है। तो मैं सिर्फ एक कंसीडर, यानी ये बात करने का मकसद क्या है कि कंसीडर आपने फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर। उस वक्त बेसिकली जॉब के वक्त हम ये कंसीडर नहीं करते, बाद में जब 2-3 महीने लगते हैं ना, होश आती है, फिर जॉब छोड़नी पड़ती है, तो पहले से कंसीडर करें। यार आप मेरी आज हर बात मानने को तैयार हो, वादा करो आज के बाद फेसबुक छोड़ दोगे, व्हाट्सएप छोड़ दोगे, जिसकी वजह से व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, फेसबुक है, उसको भी छोड़ दोगे। कहता सर अब आप कहे दुनिया छोड़ने में, वो भी छोड़ने को तैयार है, रह क्या गया बाकी, तो बहुत सी चीजें हैं, बेफिक्र वापिस चलते हैं। असाइनमेंट नहीं छोड़नी भैया। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या
अब एक ना प्रैक्टिकल एक ट्विस्ट है कि ये तो कंफर्म है कि जब फुल स्कोप ऑडिट होगा लगभग हर चीज चेक करनी है। लिमिटेड स्कोप रिव्यू में मोटी मोटी चीजें चेक कर, लेकिन कौन सी चीजें चेक करनी है, इसका जवाब लाने दिया है ये एससीसीपी और आईकैप मिलकर डिसाइड करेंगे। ये क्या करेगा, एससीसीपी आईकैप मिलकर डिसाइड करेंगे कि लिमिटेड स्कोप रिव्यू में कौन कौन सी चीजें फॉलो कर। आईकैप गाइडलाइन बनाएगा, एससीसीपी उस गाइडलाइन को अप्रूव करेगा। डन जी। ये है सारी चीजें। ऑथेंटिकेशन वही है। फाइलिंग एंड पब्लिशिंग, हाँ ये ज़हन में रख लें। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको याद है एजीएम से 21 दिन पहले सारे मेंबर को भिजवाते हैं। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंबर को नहीं भिजवानी, अगर कोई खुद से कहे फिर भिजवाते हैं, बाय डिफॉल्ट ये फर्क है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंबर कहे ना कहे भिजवानी होती है, और क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ कंपनी वेबसाइट पे अपलोड करेगी। एज्यूम किया जाएगा जिसने लेनी है क्वार्टरली वो वेबसाइट से डाउनलोड कर लेगी, ठीक है। तो फाइलिंग की रिक्वायरमेंट क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सॉरी सर्कुलेशन की रिक्वायरमेंट क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है, फाइलिंग की रिक्वायरमेंट है। और फाइल किस किस को करना है, उन्हीं को जिनको पहले किया था, यानी किसको, यानी फाइलिंग और सर्कुलेशन के हवाले से क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसेप्ट क्या है, फाइलिंग वैसे ही होगी जैसी पहले थी, यानी तीनों अथॉरिटीज को। सर्कुलेशन क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंबर को नहीं करनी, वेबसाइट पे अपलोड कर देनी। क्लियर जी। ये था हमारा क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसेप्ट, और इसके साथ ही हमारा सेकंड लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। अब आपको 10 मिनट की आपने रीडिंग करनी है, रीडिंग ब्रेक है। भैया मनोरंजन का इंतजाम हुआ कि नहीं, अभी वो लेने चलें, अब वो अभी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अभी आपने क्या करना है, रीडिंग करनी है क्वार्टरली फाइनेंस जो लेक्चर 2 में पढ़ा, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये रीडिंग करें। 10 मिनट का टाइम है, कोई सवाल हुआ तो पूछेगा, वरना फिर हम अपने आखिरी लेक्चर की तरफ चलेंगे। मेरा ख्याल है ये 7:15 से पहले पहले हमारा तीसरा लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा। जो स्टूडेंट जाना चाहे वो जा सकते हैं, ठीक है। हाँ जाते हुए, क्योंकि वो काउंट करके ले गया, अभी ना जाइएगा, आप मनोरंजन लेके जाइएगा उसके बाद, क्योंकि फिर हम वेस्ट हो जाएगा ना। तो बाकी रीडिंग कीजिए, इसके बाद हम आखिरी लेक्चर की तरफ चलेंगे। ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।